नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ननंद का हक बनी सत्य घटना पे। शोभा की शादी के बाद तुरंत ही विदाई होने के पहले पारंपरिक रीत रिवाजों के अनुसार उसके बक्से को नए नए कपड़ों, उपहारों एवं अन्य जरूरी सामानों से रिश्तेदारों द्वारा सजाया जा रहा था। उसी क्रम में उसकी माँ कागजों में लिपटा एक सोकर छोटा सा बंडल बक्स में रखने लगी तो वही खड़ी मुआयना करती उसकी बहू पद्मा ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया, यह कहते हुए क्या है इसमें, और फिर उसके हाथ से बंडल छीन लिया। इसके हाथ ही उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियों निकलने लगी। अपने बहू के इस अप्रत्याशित कदम से वह अफाक गए। उसे छोटे से कस्बे में एक ही मिला था जिसमें गेहूं पीसने, सरसों एवं अन्य तेलहन से तेल निकालने और छुड़ा कूटने का काम होता था। उस मिल में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मिल में अनाजों से भरे बड़े बड़े बोरों और बोरियों की भरमार रहती थी। दो चार नौकरों के सहयोग के कर्मों को निभाने में माधव हमेशा व्यस्त रहता था। उसे सिर खुजालने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। उसकी बेटी शोभा उस घर में नहीं रह होती तो शायद ही किसी को समय पर नाश्ता, चाय और खाना नसीब होता। इधर माधव मिल में व्यस्त रहता था, उधर शोभा मिल के परिसर के जुड़े हुए घर में शौका सुलह में दिन रात पीसती रहती थी। उस घर में सुबह से घरेलू कामों का सिलसिला जो शुरू होता वह रात तक चलता रहता था। सुबह घर के सदस्यों की रसोई तो बनाती ही थी, किंतु त्योहारों और शादी विवाह के मौसम में जब मिल में काम बढ़ जाता तो जल्द से जल्द काम समाप्त करवाने की नियत ने नौकरों का खाना भी मौके मौके के बनाना पड़ता था। उसके कामों में उसकी माँ अपनी शक्ति के अनुसार मदद करती थी। कभी बासन बर्तन मांज देती थी, कभी साफ सफाई कर देती थी, किंतु उस परिवार का स्वघोषित मालिक और मालकिन की भूमिका में उसके भाई और भाभी थे। उसका भाई दिनेश और भाभी पद्मा काम के नाम पर खाना पूर्ति करते थे। करना करना तो कुछ नहीं था, परंतु किसी के काम में मीन मेख टूटी निकालना उसकी आदतों में सुधार था। जब किसी कारणवश माधव मिल में नहीं रहता या किसी आवश्यक कार्यवश कस्बे से बाहर जाता तो मिल की निगरानी छोड़कर दिनेश व्यर्थ के कार्यों का अंजाम देने में लगा रहता था। ऐसी अवस्था में मिल की देखभाल और नौकर चाकर पर नज़र शोभा ही रखती थी। पद्मा तो काम से दूर भागती, लेकिन सोने के गहनों को बनाने वे नई नई कीमती रंग बिरंगी साड़ियों को खरीदने में आगे रहती थी। शोभा की कुर्ती चंचलता और कामों को तेजी से निभाने की क्षमता के सभी कायल थे। माधव अपनी छोटी बेटी के कामों से खुश होकर कुछ पैसे मिठाई खाने के नाम पर दे दिया करता था, किंतु शोभा मिठाई न खाकर पैसा अपनी माँ के पास जमा कर देती थी। जब अपनी ननंद शोभा को कपड़े या गहने देने की बातें याद कदा आती तो पद्मा हमेशा विरोध किया करती थी। तब शोभा कहती थी कि वह भीख नहीं मांगती है, उसका भी इस घर में हक बनता है। वो भीख नहीं मांगती, उसका भी इस घर में हक बनता है। उस दिन दिनेश ने पद्मा के लिए सोने के खूबसूरत झुमके लाया था। शोभा झुमकों की प्रशंसा करती हुई अपने भाई के हाथ से अपने हाथ में लेकर देखने लगी, यह कहती हुई कि भैया बहुत सुंदर है, मेरे लिए भी तुमको ला देना। यह कोई बात हुई, मैं तो पद्मा के लिए झुमके लाया हूँ, अब तुम्हें भी लाकर दूँ। मेरे पास क्या खजाना है, भाभी के लिए खजाना भरा रहता है, जब मेरी बात आती है तो खजाना खाली हो जाता है। दूसरे झुमके क्यों लाएंगे, यही तुम रख लो। कहती हुई पद्मा मुझके वहीं पर छोड़कर गुच्छे में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। वाह वाह, खून पसीना एक करके कमाई कोई करे, लाभ कोई और ले, यही दुनिया का दुस्तूर है। मैं हाथ किसी के सामने नहीं फैला रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। मैं लूँगी। सुम भी रहो शोभा, क्या बक बक कर रही हो।
कहते हुए दिनेश अपनी पत्नी को मनाने के लिए कानों के झुमके लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। नहीं भाई, आपने मुझे क्या समझा रखा है? जैसे मेरी बड़ी दोनों बहनों को जुल्लू बनाया, उसकी बेमल शादी करवा कर बेचारी को जिस खूंटे से बांध दिया, गायों की तरह दोनों बंध गई, वैसा मेरे बारे में मत सोचना। तुम क्या पागलों की तरह अनशनाप बक रही हो? उसकी माँ ने उसको डांटते हुए कहा। माँ, मेरे कानों में जो कर्णफूल है वह कब का दरक गया है, कब टूटकर कहाँ गिर जाएगा कहना मुश्किल है। आखिर ननंद भौजाई के मध्य बीच बसाव करते हुए उसकी माँ ने समझाकर दिनेश से कहा कि इसके लिए भी झुमके खरीद कर ला दे। पैसे घटे तो शोभा के पिताजी से मांग लो, हम उन्हें सारी बातें समझा देंगे। इस तरह के विवाद ननंद और भाभी के बीच होते ही रहते थे। कभी साड़ी के लिए, कभी अन्य सामान के वास्ते। शोभा के माता पिता की उम्र ढलने के साथ साथ उस परिवार पर दिनेश और पद्मा का सिंकाज किस्ता जा रहा था। उसकी भाभी का घर के हर काम में दलदलाजी बढ़ती जा रही थी। माधव ने सोचा कि समांग शक्ति रहते अपनी जिंदगी में ही शोभा के साथ विलय कर दे। अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों से सहयोग लेकर उसने वर ढूंढने का काम शुरू कर दिया। 2-4 जगहों पर प्रयास करने के बाद बात बन गई। वैसे भी तीखे नाक नक्शे वाली शानदार व्यक्तिकल की मालिकन शोभा रूपवान एवं आकर्षक लड़की थी। अंगुआ पहली ही नज़र में उसको पसंद कर लेते थे। तेज तरार तो बचपन से ही थी। वह जमाने के अनुसार चालाक भी थी, अपना हक लड़कर लेना जानती थी। वह यही विशेषता पद्मा को खलती थी। उसने पहले ही सोचा लिया था कि जहाँ उसकी शादी होगी, उसके ससुराल में क्या स्थिति होगी कौन जानता है। शादी के वक्त लड़कों के अभिभावक अपनी हैसियत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर ऐसी स्थिति में उसकी शादी को हो गए तो वह ससुराल में मात्र कठपुतली बनकर रह जाएगी। इसी सोच के तहत उसने पहले से ही पैसों, जवेरों और सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यक सामग्री संचय करके रखने लगी थी। अपनी माँ की सहमति लेकर अपनी भाभी से छुप के उसकी भाभी अक्सर उसकी शादीशुदा बहनों को किसी घरेलू फंक्शन में उन्हें आमंत्रित नहीं करती थी। यह फरमान सुनकर कि घर परिवार में तो साल भर में कई तरह के छोटे मोटे समारोह का आयोजन तो होता ही रहता है, तो हर में आमंत्रित करके भारी भरकम खर्च करवाकर अपने पति और इस परिवार को भिखारी बना दे। इसी तरह की उसकी अनुचित दलील के कारण ननंद और भाभी में नहीं पड़ती थी। शोभा की शादी तय हो गई और शुभ तैयारियां शुरू हो गई। शोभा ने अपनी माँ के कान में अत्यंत धीमी आवाज में कुछ कहा। कागजों में लिपटे हुए रुपयों के बंडल को देखकर उसकी भाभी की आंखों फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अनायास निकल गया, ये रुपये। क्षण भर के बाद उसने कहा, दोनों माँ बेटी मिलकर यहाँ पर क्या गड़बड़ी कर रही हो? इस शादी में लाखों रुपये खर्च हुए, फिर इतनी बड़ी रकम पूरे 50,000 की गोडी बकास में देने का क्या मतलब है? हम लोगों कोई राजा महाराजा है? तलख आवाज में पद्मा ने कहा। उसकी माँ सहमत हुए बोले, यस रूमी, तुम चुप रहो माँ, मैं बताती हूँ। ये रुपये जिसको हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही है वह न तो आपके है और न मेरे बड़े भाई के। 15 वर्ष में पापा ने निज खर्च के लिए मिठाई खाने के नाम पर 10-20 रुपये जो देते थे, उसी को मैं मिठाई नहीं खाकर माँ के पास जमा करती जाती थी। यह रुपये पसीना बहाकर काम करने के कारण बख्शिश के रूप में पापा द्वारा दिया गया 15 वर्षों की कमाई है। मैंने कोई चोरी या डाक डालकर नहीं जमा किया है। बोलो माँ, सबके बीच में मैं जो कह रही हूँ वह सच है या नहीं? शोभा के जवाब से उसकी माँ की हिम्मत बढ़ गई। उसकी माँ ने कहा, हाँ बहू, शोभा बिल्कुल सच कह रही है।
जब इसी मोहल्ले की लड़कियों सैर सपाटा करती थी, टीवी या मोबाइल के माध्यम से मनोरंजन करती थी, उस समय मेरी बेटी इस प्रयास में लगी रहती थी कि उसके मिल का पहिया घूमता रहे, रुके नहीं। उसकी भाभी खामोश होकर अपनी सास की बातें सुन रही थी, किंतु उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखाई पड़ी रही थी। तुम लोगों ने क्या सोच मचा रखा है? लोग क्या कहेंगे? छोड़ो इन बहियात बातों को। शोभा जो कह रही है वह गलत नहीं है, उसका आचरण भी वैसा ही नहीं है। शोभा के साथ विदाई के समय ऐसा बर्ताव करना शोभा नहीं देता है। माधव ने अचानक प्रकट होकर कहा, जो बगल वाले कमरे में बैठकर सबकी बातें सुन रहा था। पद्मा ने हाथ में पकड़े हुए रुपयों की गुड्डी को सजाए जा रहे बक्स में फेंक कर गुच्छे में वहां से हट गई। और ऐसी नई कहानी देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।